समुद्रगुप्त, लगभग इस समय से इस समय तक। तो चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, ऐसा हमें जानकारी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से। देखो, समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी सबसे ज्यादा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, देखो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इसी के दरबारी और संधि विग्रहक, मतलब अधिकारी, संधि विग्रहक एक अधिकारी होता था, आज का हम देख सकते हो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्री, हरिसेन इसके लेखक, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। मतलब हरिसेन समुद्रगुप्त का एक ऐसा दरबारी है जो अधिकारी तो है ही और साथ में विद्वान भी है, क्योंकि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है यह बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार से, उत्कृष्ट शैली में और संस्कृत भाषा में लिखी, जिसको हम लोग बोलते हैं चंपू शैली। चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंपू शैली किसे कहते हैं? हम जानते हैं गद्य और पद्य मिश्रित शैली को चंपू शैली कहते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ चंपू शैली का विकास 10वीं सदी में हुई है, 10वीं सदी में हुई, ठीक है, परंतु उसका आरंभिक रूप, या यूं कह सकते हैं कि चंपू शैली का सबसे पहला साक्ष्य प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही उत्कृष्ट शैली में लिखा गया है और इसके लेखक हैं हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी और संधि विग्रहक था। इससे हमें काफी जानकारी मिलती है। इससे हमें, जैसे मैंने बताया कि गुप्तों के आदि पुरुष श्री गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसी से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुई थी, क्योंकि इस अभिलेख में वो अपने आप को कहता है मैं लिच्छवी दोहित्र। और इस अभिलेख में हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो, प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति में हमें एक तरफ अशोक का भी नाम उल्लेख मिलता है, इसमें अशोक का भी नाम है, इसमें समुद्रगुप्त ने खुद लिखवाया संस्कृत में। इसके बाद इस अभिलेख में देखेंगे हम प्रयाग प्रशस्ति में अकबर के दरबारी बीरबल का भी नाम उल्लेख मिलता है और जहांगीर का भी नाम उल्लेख मिलता है इस प्रयाग प्रशस्ति। इसमें जहांगीर के वो 12 आदेश, जो राज्यारोहण के तुरंत बाद जहांगीर ने 12 आदेश जारी किया था, उसके बारे में भी हमें प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में हमें काफी जानकारी मिली। अशोक, मौर्य शासक अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर, इन चारों की बारे में जानकारी मिलती है। और इसी प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के कार्यों के बारे में, कि समुद्रगुप्त ने इस प्रशस्ति प्रयाग योलॉजी से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में 1 बाय 1 संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त किया, संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त किया। और इसी कारण से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। या भारत का नेपोलियन किसे कहा, किसने कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसने कहा ये बात? तो एक बहुत बड़े आधुनिक इतिहासकार हैं A.V. स्मिथ, A.V. स्मिथ, जिनकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ, विंसेंट ऑथर स्मिथ, इसी पुस्तक में V.A. स्मिथ कहता है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन जैसा था। नेपोलियन जैसा है वैसे भारत में ही नेपोलियन था, क्योंकि नेपोलियन ने भी 1 बाय 1 पूरे यूरोप को कॉन्क्वर किया था, उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी पूरे भारत को 1 बाय 1 विजय प्राप्त। प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभियान में इसने प्रथम चरण में उत्तर भारत के 8 छोटे छोटे गणराज्यों को परास्त किया था। देखो, जब मौर्यों का अंत हुआ और कुषाण, इस बीच हम देखते हैं कि पश्चिम भारत में और राजस्थान वाले क्षेत्र, दक्कन वाले क्षेत्र में
अनेक छोटे छोटे गणतंत्र की स्थापना हो, गणराज्य की स्थापना, जैसे योधेय गण, मालव गण, इक्ष्वाकु गण, ऐसे बहुत सारे गण हैं। संभवतः उत्तर भारत के इन्हीं 8 गणराज्यों को परास्त किया और परास्त करने के पश्चात इनको अपने राज्य में विलय कर लिया। दूसरे चरण में, द्वितीय चरण में इसने उत्तर भारत हिमालय के तराई क्षेत्र के राज्यों को परास्त किया। इस चरण में इसने 9 राज्यों को, 9 गणराज्यों को परास्त किया। तृतीय चरण में इसने आटविक क्षेत्र, आटविक प्रदेश, आटविक क्षेत्र, आटविक क्षेत्र मूल रूप से मध्य भारत का क्षेत्र, मतलब आज का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। ये अशांत क्षेत्र था, जंगल बहुत ज्यादा था, तो यहाँ भी विद्रोह वगैरह होता रहता था, तो भी आटविक क्षेत्र। चौथे चरण में इसने दक्षिण भारत के, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को परास्त किया। और पांचवें चरण में इसने उत्तर पश्चिम सीमा पर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो विदेशी राज्य थे जैसे शक, कुषाण, इनको भी परास्त किया। तो इस तरह से 5 चरणों में संपूर्ण भारतीय शासकों को अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग चरणों में, प्रथम चरण में उत्तर भारत के 8 राज्य, दूसरे चरण में ही उत्तर भारत और हिमालय क्षेत्र के 9 राज्य, तृतीय चरण में इन्होंने आटविक क्षेत्र अर्थात मध्य भारत, पांचवें चरण में दक्षिण भारत के 12 राज्यों को परास्त किया और चौथे चरण में और पांचवें चरण में उत्तर पश्चिम के विदेशी राज्यों। इसमें से हम देखेंगे जो प्रथम 3 चरण है, इन राज्यों को परास्त किया और उनको अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। मतलब उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों को परास्त करने के पश्चात उसको अपने राज्य में समाहित कर लिया। लेकिन दक्षिण भारत के 12 राज्यों को परास्त किया तो उनको मिलाया नहीं। और उत्तर पश्चिम भारत में, जो उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में जो विदेशी राज्य थे, उनको भी परास्त किया, लेकिन उनको भी नहीं मिलाया। तो उनके साथ क्या किया? तो देखो, दक्षिण के चौथे चरण में जो दक्षिण भारत के राज्य 12 राज्यों को परास्त किया, तो इन 12 राज्यों को परास्त करने के पश्चात इनके साथ कौन सी नीति अपनाई? तो इनके साथ जो नीति अपनाई उसको बोलते हैं हम ग्रहण मोक्षानुग्रहण। ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों पर, अर्थात पहले ग्रहण किया, फिर उनको स्वतंत्र भी छोड़ दिया, तो मोक्ष कर दिया, और इस प्रकार से मोक्ष प्रदान कर उन पर क्या किया? अनुग्रह किया। ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई दक्षिण भारत के राज्यों। पहले विजयी किया और विजय करने के पश्चात उनको उनकी अपने शर्तों पर उन्हें छोड़ दिया। शर्त यही था कि आप हमारी संप्रभुता स्वीकार करो, हमारे अधीन शासन करते रहो, और तीसरा कि उन पर यह कार्य करके मोक्ष प्रदान कर उन पर अनुग्रह कर दिया, मतलब कृपा कर दिया। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त कितना दूरदर्शी शासक था। समुद्रगुप्त को पता था कि दक्षिण के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण असंभव है। अगर हमने दक्षिण के राज्यों पर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण और शासन स्थापित करने का प्रयास किया तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा उत्तर भारत पर नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। यह समुद्रगुप्त को पता था। बाद में देखेंगे मध्यकाल में लगभग 1000 साल बाद, समुद्रगुप्त के शासन के लगभग 1000 साल पश्चात एक तुर्क शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, उसने उत्तर भारत से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार दक्षिण में भी कर दिया और दक्षिण के राज्यों को जीतकर उसको अपने साम्राज्य में विलय किया। लेकिन इससे हुआ क्या? और पांचवें चरण में समुद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम के विदेशी राज्यों को परास्त किया, लेकिन उनको भी अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। उनके साथ शर्त रखा। शर्त क्या रखा? आत्मनिवेदन, कन्या न्योपायन, और तीसरा था गरुड़ मंदक, गरुड़ मंदकम। अर्थात आप जो विदेशी राज्य परास्त हो गए उनको राजा के सामने उपस्थित होना होगा, निवेदन करना होगा कि हमें माफ करो। दूसरा कन्या नोपायन, अर्थात
पराजित राजा अपनी कन्या का विवाह समुद्रगुप्त से करवाएगा। और तीसरा था गरुड़ मंदकम, अर्थात अब वो राजा, विदेशी राजा, जो भी कोई आदेश जारी करेगा उस आदेश में गरुड़ का मुहर इस्तेमाल होगा, अर्थात राजा, विदेशी राजा जो भी आदेश जारी करेंगे वो समुद्रगुप्त के नाम पर जारी करेंगे, सिल के आधार पर, मतलब हमारे आदेश होगा, उस आदेश में हमारा सिल इस्तेमाल। तो ये विदेशी राज्यों के साथ इसने यह नीति अपनाई। तो 5 चरणों में इसने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त किया था। तो देखो इसमें कुछ नाम है, वो ध्यान रखना, ऐसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी प्रथम चरण में इसने उत्तर भारत के राज्यों को परास्त किया, 8 राज्यों को, और अपने साम्राज्य में मिला लिया। द्वितीय चरण में इसने हिमालय के तराई क्षेत्र और उत्तर भारत के कुछ गणराज्य थे उनको भी परास्त किया, मालवा, मालव, अर्जुनयायन, योधेय, मुद्रक, आभीर, प्रार्जुन, संकानी, खरपड़ी, इन राज्यों को भी परास्त किया। तृतीय चरण में 8वें राज्यों को, और चौथे चरण में दक्षिण भारत के 12 राज्यों का नाम इस प्रकार समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसमें पल्लव शासक, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पल्लव, किस पल्लव शासक को परास्त किया था, क्योंकि हम देखेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव राजवंश, उसमें विष्णुगोप का नाम मिलता था। विष्णुगोप, ये कई बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के जो 12 राज्यों को परास्त किया उसमें विष्णुगोप कहाँ का शासक था, पल्लव शासक कौन था जिसको समुद्रगुप्त ने परास्त किया, विष्णुगुप्त। बाकी ये और भी राज्य थे दक्षिण भारत के, कुल 12 राज्य थे जिनको समुद्रगुप्त ने परास्त। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त किया था। इस विजय के उपरांत ये जो हमने अभी देखा, यह समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से ही हमें जानकारी मिलती। इन 5 चरणों पर वो विजय के पश्चात, संपूर्ण भारत पर विजय करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था। अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। यह जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से नहीं मिलती है। तो यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो यह जानकारी हमें समुद्रगुप्त के सिक्कों से मिलती है, उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों से। युग आकृति के सिक्कों इसने जारी किया था, युग आकृति के सिक्के। उन्हीं सिक्कों से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था। तो कब किया होगा? जब संपूर्ण भारत को जीत लिया होगा। अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के अर्थात युग आकृति के सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। समुद्रगुप्त के अन्य उपलब्धियां के बारे में हमें जानकारी उनके सिक्कों से पता चलता है। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में व्यक्तिगत जानकारी तो प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलता है। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा है। कविराज प्रयाग प्रशस्ति, अर्थात वो बहुत बड़े कवि थे, विद्वान थे, साहित्यकार भी थे। तो कविराज समुद्रगुप्त के लिए यह शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कहां? प्रयाग प्रशस्ति, कविराज का। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में अन्य जानकारियां मिलती है वो उनके सिक्कों से। समुद्रगुप्त ने कुल 7 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। एक तो हमने देखा अश्वमेध प्रकार के सिक्के। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई सिक्के जारी किए, जैसे वीणा वादन प्रकार के सिक्के, वीणा बजाता हुआ दिखाया गया है। ठीक, धनुर्धर प्रकार के सिक्के, व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के, व्याघ्रहंता बाघ को मारता हुआ दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने इतने प्रकार के कुल सिक्के चलाए हैं। अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के, वीणावादन, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, गरुड़ आकृति के सिक्के और लिच्छवी दोहित्र प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए। ये सोने के सिक्के थे जो समुद्रगुप्त ने चलाए। समुद्रगुप्त के समय में हमें चीनी स्रोतों से पता चलता है, चीनी स्रोतों से हमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने दूत भेजा था। समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने दूत भेजा था और श्रीलंका के शासक ने निवेदन किया था
कि हमें बौद्ध गया में एक बौद्धि विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो समुद्रगुप्त ने इनको अनुमति दिया था और महाबोधि विहार का निर्माण करवाया था। किसने कराया? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन। समुद्रगुप्त के समय में। ये जानकारी कहां से मिलती है हमें? तो चीनी स्रोतों से हमें यह जानकारी मिलती है। मतलब समुद्रगुप्त का विदेशों से, श्रीलंका जैसे देशों से भी संबंध थे। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के दरबार में दूत मंडल भेजा और उनसे आग्रह किया महाबोधि विहार बौद्ध गया में ये विहार बनवाया था। बौद्ध गया कहाँ है आप जानते ही हो, बिहार में, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो समुद्रगुप्त ने कई उपाधियां ली थी, उसमें से एक प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति में इसे कविराज कहा गया, उसी तरह से प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धरणीबंध भी कहा है। धरणीबंध मतलब धरती को बांधने वाला। तो ये दोनों उपाधियां हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती, धरणीबंध और कविराज। ठीक, तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य के, प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त की पत्नी का भी नाम मिलता, दत्त देवी इनकी पत्नी थी, जिनसे 2 पुत्र हुए थे। एक था रामगुप्त और दूसरा छोटा पुत्र था चंद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त अगला शासक बना। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना रामगुप्त। ये लगभग बहुत कम समय तक शासक है रामगुप्त। ये एक कमजोर शासक, योग्य शासक नहीं था रामगुप्त। और इसी का छोटा भाई था चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य बनता। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने। रामगुप्त कमजोर था और इसी कमजोरी का फायदा इस समय उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में जो विदेशी शासन था उन्होंने आक्रमण किया और इस समय रामगुप्त को परास्त कर दिया। और जब रामगुप्त परास्त हो गया तो रामगुप्त अपनी स्वतंत्रता के लिए उनके साथ संधि कर ली थी, जो कि बहुत ही अपमानजनक संधि था। यह जानकारी हमें एक साहित्य है, देवी चंद्रगुप्तम संस्कृत नाटक ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम, जिसके लेखक हमें पता है कौन है, विशाख दत्त गुप्त काल के ही बहुत बड़े नाटककार थे, साहित्यकार थे, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखा। एक तो मुद्रा राक्षस, जिसमें हमें मौर्यों के बारे में और गुप्तों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और दूसरा जो नाटक है वो है देवी चंद्रगुप्तम। इस नाटक ग्रंथ से हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि रामगुप्त ने किस तरह से एक अपमानजनक संधि को स्वीकार किया। कहते हैं कि यह संधि, यह शर्त यह थी कि जब विदेशी शक शासकों ने रामगुप्त को परास्त किया तो रामगुप्त पर शर्तें रख दिया कि अगर तुम्हें अपना राज्य चाहिए वापस तो तुम अपनी पत्नी ध्रुव देवी हमें वापस करो, ध्रुव देवी हमें दे दो। इस पुस्तक का नाम, दूसरा नाम भी मिलता है, ध्रुव देवी आख्यानम। मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो यह पुस्तक ध्रुव देवी पर ही आधारित है। इसमें ध्रुव देवी की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई, इसकी खूबसूरती की, इसकी सुंदरता। रामगुप्त ने उस अपमानजनक शर्त को कि वो अपनी पत्नी ध्रुव देवी शक शासक को सौंप देगा और बदले में शक शासक उसके राज्य को वापस कर दे। जब इस संधि के बारे में इसके छोटे भ्राता चंद्रगुप्त को पता चला तो चंद्रगुप्त को बहुत बुरा लगा और चंद्रगुप्त ने सबसे पहले ध्रुव देवी का वस्त्र धारण कर लिया, वेश धारण कर लिया और शक शासक जहां सैन्य छावनी में जहां वो इंतजार कर रहा था वो गुपचुप तरीके से गया ध्रुव देवी के वेश में। और जैसे ही शक शासक की छावनी में पहुंचा चंद्रगुप्त ने शक शासक को मार डाला, शक सैनिकों को परास्त किया। और जब शकों को परास्त किया तो वो वापस आया और रामगुप्त को भी
मार दिया और खुद वो शासक बन बैठा। तो रामगुप्त की ही पत्नी है ध्रुव देवी, जो बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त की पत्नी बन जाती। बाद में चंद्रगुप्त इससे विवाह कर। ध्रुव देवी चंद्रगुप्तम, जिसको ध्रुव देवी आख्यानम कहते हैं, इसमें हमें रामगुप्त के बारे में और किस प्रकार से चंद्रगुप्त भारत का शासक बना उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके लेखक हैं विशाख दत्त, ये बहुत ही प्रसिद्ध। तो रामगुप्त के पश्चात अगला शासक बना कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका समयकाल देखें तो लगभग 380 से लेकर 415 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समयकाल। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक देखें तो चलिए समुद्रगुप्त ने लगभग संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर चुका था। तो इनके पास चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उस बड़े साम्राज्य को बनाए रखना, अर्थात इसको पुश्तैनी पैतृक रूप में एक बड़ा साम्राज्य मिला था। तो इसके पास विजय करना कोई लक्ष्य नहीं था, बल्कि जो विजित क्षेत्र उनको पैतृक रूप से समुद्रगुप्त से मिला है उस पर नियंत्रण बनाए रखना। और उसमें यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत हद तक सफल ही रहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल, क्योंकि शांति थी, युद्ध करना था नहीं, तो इनके शासनकाल में हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्र में काफी विकास हुआ, खासकर साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इस समय काफी विकास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में हमें विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि इसके दरबार में 9 बड़े बड़े विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा गया। इसी के दरबार में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।